बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी और फेक न्यूज इन दोनों पर ही चर्चा करेंगे। ये डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी और फेक न्यूज ये आज से नहीं है, ये तो काफी सालों से, दिनों नहीं सालों से चला आ रहा है। डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी हालांकि अभी आई है, लेकिन फेक न्यूज चलाने की परंपरा जो है वो काफी पहले से रही है। पहले क्या था, भारत में एक ऑल इंडिया रेडियो हुआ करती थी और दूसरा था दूरदर्शन। उसने जो कह दिया, यहाँ के करोड़ जनता जो भी उसको देख रहा वो उसको सच मानता था, क्योंकि आपके पास में कोई अल्टरनेट नहीं था, आपके पास में कोई विकल्प नहीं था। तो आप उसी को सच मान करके ये मान लेते थे कि जो भी दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो आपके सामने रख रहा है वही सत्य है, वही अंतिम सत्य है। लेकिन 90 के दशक में जब यहाँ पे मीडिया क्रांति आई और यहाँ पे बहुत सारे चैनल, खबरिया चैनल आ गए, अब तो बहुत सारे एफएम रेडियो भी हैं और भी है। उसके बाद के दौर में फिर जब सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, तो अब आप ये काम नहीं कर सकते। अब कोई भी सरकार हो ये करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी भी अंग्रेजों की जमाने की पार्टी बनी हुई है। पार्टी अंग्रेजों की जमाने की बनी हुई है। उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि जो उसका वोटर है, जो भारतीय हैं, जो आम लोग हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो कब के बदल चुके हैं, उनकी मानसिकता बदल चुकी है, उनकी जरूरतें बदल चुकी है। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, वो अभी वहीं पर टिकी हुई है। अब ये फेक न्यूज का मामला अभी प्रकाश में कैसे आया है? दरअसल हुआ यह कि 3-4 दिन पहले कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल झारखंड के और तेलंगाना के, वहां से एक वीडियो जो है जारी किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो को फॉरवर्ड किया गया। अब जो भी था ये पूरे के पूरे मैंने मल्टीप्लाई होता चला गया, इसने उसको फॉरवर्ड किया, उसने उसको फॉरवर्ड किया और पूरे के पूरे क्षेत्र में इसको फैलाया गया। अब उस वीडियो में था क्या? उस वीडियो में अमित शाह को, जो गृह मंत्री हैं, उनको ये कहते हुए दिखाया गया है कि मेरा शासन आने पे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद, हम यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी का जो आरक्षण है, जो संवैधानिक प्रावधान है आरक्षण के लिए, उसको हम खत्म कर देंगे। अब सोचिए कि इससे कितने, मैंने खास करके जो हमारे आदिवासी भाई हैं या फिर जो दलित समुदाय के लोग हैं या ओबीसी है, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी न तो उतने जागरूक हैं और न तो उनकी पहुंच सोशल मीडिया पर है। ये अलग बात है कि उनके पास फोन है, उनके पास डाटा है, वो दिन भर ये जो वीडियो इस तरह के वो देखते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने का जरिया नहीं है कि जो न्यूज वो देख रहे हैं वो फेक न्यूज है या सही न्यूज है। अब कांग्रेस के द्वारा जो है इसी वर्ग को टारगेट किया गया है, इसी वर्ग को टारगेट किया गया, उनके सामने झूठ परोसा गया है, जिससे कि वो प्रभावित होकर के कांग्रेस के पक्ष में आने वाले समय में मतदान करें। लेकिन इस बार इनकी दाल गल नहीं पाई, क्योंकि इस मुद्दे को पहले तो अच्छा पहले ये जान लें वो वीडियो है क्या। पहले आप ये देखिए कि अमित शाह जी ने सही में क्या कहा था और उसको किस तरह से झूठ बना करके, उसकी बातों को काट छांट करके, उसको एडिट करके किस तरह से आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों के बीच में उसको परोसा गया। पहले आप उसको देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। साफ है, वीडियो देखने पे यहाँ पे वो ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों को कांग्रेस ने कर्नाटक में आरक्षण दिया है उसकी बात कर रहे हैं कि जब भी हम सरकार में आएंगे हम इसको उठा करके फेंक देंगे, क्योंकि ये ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है और जो उनके लिए कोटा है, उस कोटा में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हालांकि इस न्यूज का जो क्लेरिफिकेशन था वो दूसरे दिन ही एएनआई को इंटरव्यू देते हुए
अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया था, वो भी देख लीजिए। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अमित शाह जी ने कभी भी, या भारतीय जनता पार्टी को मैं जितना जानता हूं उसके किसी भी नेता ने इस तरह की बातें कभी नहीं कही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस के शीर्ष से लेकर के जो जमीन तक के नेता हैं, या ये कहिए कि बड़े नेता से लेकर जितने छुटभैया हैं, वो 3 बातें कर रहे हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और यही एक है कांग्रेस पार्टी, वो एकलौता पार्टी है जो इनको बचाएगा, और कोई नहीं इस देश में जो संविधान को और लोकतंत्र को बचावेगा। 75 की बात लोग भूल गए, जब इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र को जो पूरे के पूरे खत्म कर दिया गया था। जो हमारे और आपके जो राइट टू एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 में आता है, उसको तक को जो है इन लोगों ने सीज कर दिया था। मैंने अगर आपने कुछ बोला तब भी आपको उठा के जेल में डाले जाए। और ये व्यक्ति अब जो है 50 साल बाद ये कह रहा है कि वो जो है ये लोकतंत्र खतरे में है और जो है संविधान खतरे में, जिसने प्रियम्बल तक, जो संविधान अगर आपने देखा होगा तो उसकी जो प्रस्तावना है उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। इसने 42वें संशोधन करने के बाद उसको तक को बदल दिया। उसमें जबरदस्ती का सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को उसमें डाल दिया। इसने बेशर्मी के साथ ये सब किया, क्योंकि सेकुलर देश जो है, यहाँ पर 1947 में जब अंबेडकर थे, नेहरू थे, पटेल थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि इसको संविधान में डालें। इंदिरा गांधी को ही समझ में आया उसके 30-40 साल बाद कि इसमें सेकुलर वर्ड डालना है। तो इस तरह की हरकतें, जो संविधान को अगर खतरा है किसी से तो वो कांग्रेस से है। अगर लोकतंत्र को खतरा है किसी से, जो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये करेंगे नहीं, ये कर चुके हैं। इन्होंने इमरजेंसी लगाई, अब वो जो है, और तीसरा शब्द, अभी ये नया शब्द आया है इस बार के चुनाव में, खास करके ज्यादा सुनाई दे रही है कि आरक्षण को जो है भाजपा खत्म कर देगा। यहाँ पे अमित शाह स्पष्ट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो किसी के भरोसे नहीं है। वो जो चाहे उस तरह का संविधान में संशोधन कर सकता है। संविधान में बदलाव का अर्थ यही होता है कि संविधान में वो संशोधन करेगा। तो पिछले 10 साल से तो उसकी सरकार है, कहां उसने संशोधन कर दिया, कहां उसने आरक्षण को खत्म कर दिया? उसने संशोधन किया है, उसने 370 को हटाया है। मुसलमानों के लिए जो ट्रिपल तलाक का मामला था उसको खत्म किया है। उसने और भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसने कभी आरक्षण को छूने की कोशिश तो नहीं की। आरक्षण को छूने की उसने कोशिश नहीं की। अलबत्ता 10% जो है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उसके लिए 10% आरक्षण को और बढ़ा दिया। और इस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में न तो उसमें ये सीमा नहीं लगाएगा कि ये सिर्फ जो सो हिंदू को मिलेगा।
इसमें उतना ही हक मुसलमानों का, उतना ही हक क्रिश्चियन का, सबका है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने वाली नहीं है। और सबसे मुख्य चीज जो इसका इकोसिस्टम है, और इसके सिस्टम में मुझे पता है कुछ सरकारी अधिकारी शामिल हैं, कुछ बैंक कर्मचारी शामिल हैं, जो खाते तो सरकार का है, लेकिन उसी थाली जिसमें खाते हैं, जिस थाली में, उसमें वो छेद करने की कोशिश करते हैं। और ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, ये अपने समुदाय के लोगों को इसी तरह से हमेशा भ्रमित करते हैं। उनको हमेशा ही जो है मैनिपुलेट करके अब पता नहीं अगर कांग्रेस आवेगी तो इसको कौन सा लड्डू दे देगी, लेकिन ये एक सोच है, मानसिकता है। और ये लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट को मैनिपुलेट करने के लिए सब के सब कर रहा है। लेकिन और बार मामला निकल जाता था, इस बार जो है मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान लिया, क्योंकि ये आप देश के होम मिनिस्टर के खिलाफ कर रहे हैं। और संज्ञान लेते हुए जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उसको जो दिल्ली पुलिस ने समन किया कि जो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण इस्तेमाल करते हो वो सबके सब लेकर के दिल्ली आओ। उसके बाद में जो इनका जिग्नेश मेवानी है, गुजरात में है, दलित समुदाय से आता है। सोचिए, जो खुद दलित समुदाय से आता है वो इस तरह की हरकतों में शामिल है। कहा जा रहा है कि उसके पीए और इन दोनों ने मिलकर ही ये वीडियो बनाया था, तो उसके पीए को भी कल उठा के ले गई पुलिस, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ जो है राजनेताओं तक सीमित नहीं रही। इस टेक्नोलॉजी का जो डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी है और जो फेक न्यूज, उसके द्वारा डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा फेक न्यूज बनाया जाता है, इसके शिकार इस बार अभिनेता भी हो रहे हैं। सबसे पहले रणवीर सिंह, आपको पता ही है काफी चर्चित अभिनेता है, उनकी आवाज में, उनके आवाज को बदल करके, ये टेक्नोलॉजी से जब आप आवाज बदलते हैं तो आप वो आवाज हू बहू जिसका आप बदल रहे उसके जैसा होता है। वो आप माने अगर आपकी आवाज बदली जाए तो आप खुद भी नहीं बता सकते हैं कि ये आवाज मेरी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है। तो रणवीर सिंह की आवाज में एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो कह रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, वो सीधे सीधे मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मामला यहीं पर नहीं रुका। अब फिर दूसरे एक चर्चित अभिनेता आमिर खान, एक्टिविस्ट नेचर के हैं, तो उनका इस्तेमाल किया गया। उनकी आवाज को बदल करके उनसे अपील करवाई गई कि कांग्रेस को वोट दीजिए। हालांकि आमिर खान को जो ही इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत जो है एक केस ठोक दिया, ये व्यक्ति जिसने भी किया इसकी खोज की जाए और उसको सजा दी जाए, क्योंकि मैं इस तरह की बातें और मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो हो ये रहा है दोस्तों कि ये जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, पूरे के पूरे कांग्रेस का इकोसिस्टम, उसमें पत्रकार शामिल है, वकील शामिल है, उसमें तथाकथित बहुत सारे एनजीओ शामिल है, समाज सेवी शामिल है, ये सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये इतने हताशा में चले गए हैं कि ये किसी भी तरह, ये इनके प्रकरण किसी भी तरह से हमको वोट मिले, कांग्रेस को वोट मिले, इसके प्रयास में ये हर उचित अनुचित माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। और इस बार बहुत जरूरी है कि इनमें से कुछ को तो सजा जरूर मिले, जिससे कि भविष्य के लिए चेत जाए और भविष्य के हर इस तरह के कुकर्म करने वाले व्यक्ति को इस सजा से ये सबक मिले कि अगर वो ऐसा कभी भविष्य में करेगा तो उसके साथ भी यही सब कुछ होगा। और इसके पूरे समर्थन में, हालांकि अभी पूरा इकोसिस्टम जब से एक्शन चालू हुआ एकदम शांत हो गया है। अभी कोई नहीं कह रहा है कि मेरे राइट टू एक्सप्रेशन, मेरे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है, क्योंकि पता है कि इस देश में इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि हर दिन आपकी कोई भी चैनल खोलिए, वहां बैठ करके 4 ठो मोदी को, अमित शाह को इस तरह से गाली बकता है जैसे कि वो उसके साथ बचपन में कंचा खेला हो, और जिसकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो अपने गांव का पंचायत का चुनाव जीत सके, वो भी गाली बकता है। और वो गाली बकने बाद कहता है लोकतंत्र खतरे में है। सोचिए, क्या मोदी तानाशाह है? अगर मोदी तानाशाह है, लोकतंत्र खतरे में, तो इस तरह की बातें करने वालों को तो कब का उठा के जेल में डाल दिया गया होता, कुछ को गायब कर दिया गया होता, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इस देश में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, असीमित लोकतंत्र है, और जिसका दुरुपयोग अब इस इकोसिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। इस इकोसिस्टम के द्वारा उसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसमें से किसी के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, तुरंत इनके साथ में विदेशी मीडिया भी शामिल हो जाएंगे, यहाँ के एनजीओ जो है जिनका काम ही दिन भर यही है, वो शामिल हो जाएंगे। अरे देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया।
अरे देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो, क्योंकि ना तो तुमको वोट मिलने वाला है, और ये जो खास करके एनजीओ के समाज सेवी लोग इसमें शामिल हैं, इसमें से अधिकतर के एफसीआईए लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये सब के सब अनैतिक कार्यों में सम्मिलित थे। इनमें से किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं रहा है कि ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कन्वर्जन में शामिल है, कोई यहाँ पे जो बिना बात के किसी भी चीज के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा करेगा, तो ये लोग इसमें शामिल थे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये काम आज से 20 साल पहले क्यों नहीं हुआ। हालांकि एक सत्य ये भी है कि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पहली बार इन एनजीओ के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, और उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि कम से कम 2% जीडीपी जो है इन एनजीओ के हरकतों के कारण, इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के कारण हर वर्ष भारत का गिर रहा है। तब जाकर ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं को यहां से भगाया गया लात मार के, और अभी जो उनके लगे भगे हैं उन सब पे कार्रवाई हो रही है। इसमें से 50 to 60% कन्वर्जन में शामिल है, और मुख्य रूप से क्रिश्चियन बनाने के खेल में ये सब के सब शामिल है। और ये सब के सब जिसको बोलते हैं ना कि लोगों की आत्मा को खरीद रहे हैं, या इसीलिए कहा भी जाता है, हालांकि कहना चाहिए कि इन सबको जो सो राइस बैग कन्वर्ट्स कहा जाता है। ये एक बोरा चावल के लिए अपना जो धर्म ही बदल लिए, तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो उसे छटपटाया हुआ है समाज सेवी वर्ग, क्योंकि ये तो मानवाधिकार की रक्षा के लिए बाहर से फंड मंगाता था और करता कुछ और था। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चार एनजीओ के जो है उनका जो एफसीआईए लाइसेंस आज भी कैंसिल किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है देश के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इससे सिर्फ राजनीति ही नहीं प्रभावित हो रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बहुत बड़ी हीरोइन है रश्मिका मंदाना, उनका अश्लील वीडियो इस जो डीप फेक टेक्नोलॉजी उसके द्वारा बनाया गया। उन्होंने भी जाके पुलिस में शिकायत की, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है और 1-2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इससे सिर्फ इलेक्शन को प्रभावित नहीं किया जाता, इससे पूरे के पूरे समाज को भी प्रभावित किया जा सकता है। यही कारण है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, विश्व के जितने भी नेता हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या ब्रिटिशर्स हो, अंग्रेज हो या अफ्रीकन हो, सबके सब इससे चिंतित हैं, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह के वीडियो बना करके आग लगाया जा सकता है, विद्रोह करवाया जा सकता है। क्योंकि लोगों के साथ में समस्या ये होती है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कौआ आपका कान लेके जा रहा है, पुरानी कहावत है, कौआ आपका कान लेके जा रहा है, आप अपना कान नहीं टटोलेंगे, कौआ के पीछे दौड़ने लगेंगे। और ये आम भारतीय मानसिकता है। और इस बार इसको 2 राज्यों में, झारखंड और तेलंगाना में ही इतना ज्यादा फैलाने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि जो आम आदिवासी है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। अब उससे कोई जाके कह के देखो अमित शाह बोल रहा है कि तुम्हारा रिजर्वेशन गया, तो उसका मत प्रभावित होता है। यही स्थिति तेलंगाना में है। और सबसे मुख्य ये दोस्तों कि इस फैलाने के कार्य में, इस झूठ को फैलाने में कुछ आदिवासी नेता ही नहीं, यहाँ पे सरकारी ऑफिसर है, जिसको आदिवासी समाज समझता है कि हमारा ये अगुआ है क्योंकि पढ़ा लिखा है, सरकारी अधिकारी, ये सब इसमें शामिल है। और मैं तो चाहता हूं कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय के लिए नजीर बन सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और किसी को ठेस मत पहुंचाइए।